जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थी गण को, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करते हैं, उन सभी मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मित्रों, जैसे कि आप जान रहे हैं कि हमारा जो बिंदु अलंकार वो समाप्त हो चुका। आज हम पढ़ने वाले हैं छंद, और बहुत अच्छे से हर एक टॉपिक को क्लियर करेंगे जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। जी हाँ, छंद क्या है? छंद से आप क्यों दूर भागते हैं? छंद से आपको डर क्यों लगता है? छंद को हमेशा और हमेशा आप कठिन क्यों मानते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है प्यारे दोस्तों। याद रखना, हिंदी ग्रामर एक ऐसा अपना विषय वस्तु है, वो कभी कठिन प्रतीत हो ही नहीं सकता। याद रखिएगा, यदि आप कंसेप्ट वाइज कंसेप्ट पढ़ेंगे तो दोस्तों याद रखना, छंद की परिभाषा हम बताना चाहें तो छंद वह सुंदर आवरण है जो कविता कामनी के शरीर को ढककर उसके सौंदर्य में वृद्धि कर दे। उसी को क्या कहा जाता है? छंद। छंद संस्कृत के छिद धातु से बना है। छंद संस्कृत के छिद धातु से बना है। धातु से बना है। जी हाँ, छंद संस्कृत के छिद धातु से बना है और छिद का शाब्दिक अर्थ होता है विद्यार्थीगण, याद रखना, आच्छादित किया हुआ या आच्छादित करना। आच्छादित करना या आच्छादित का मतलब होता है ढका हुआ। ढका हुआ। जी हाँ, छंद वह सुंदर आवरण है जो कविता कामनी के शरीर को ढककर उसके शरीर के सौंदर्य में वृद्धि कर दे। उसी को क्या कहा जाता है? छंद है। छंद संस्कृत के छिद धातु से बना है। छिद का शाब्दिक अर्थ होता है आच्छादित करना। याद रखना, अगर छिदी कह देगा तो छिदी का मतलब होता है आह्लादित करना। आह्लादित का मतलब होता है प्रसन्न या खुश करना। सिंपल सी बात है दोस्तों। हम बात करेंगे जो छंद है, छंद शास्त्र के जो ज्ञाता है विद्यार्थीगण कौन है, तो याद रखना प्रिय दोस्तों, छंद शास्त्र के ज्ञाता, छंद शास्त्र के ज्ञाता विद्यार्थीगण पिंगल मुनि है। छंद शास्त्र के ज्ञाता कौन है? पिंगल मुनि है। और इन्हीं पिंगल मुनि के आधार पर छंद का दूसरा नाम पूछा जाए, जी हाँ, छंद का दूसरा नाम पूछा जाए तो आप जवाब देंगे दोस्तों क्या? पिंगल। छंद का दूसरा नाम पूछा जाए तो क्या जवाब देंगे? पिंगल। और याद रखना, छंद हो, रस हो, अलंकार हो, याद रखना, इन सभी का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में हुआ। यानी अगर हम कहें छंद का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में हुआ, तो आपको जवाब देना है ऋग्वेद में हुआ। दोस्तों याद रखना, एक प्रश्न नहीं छूटेगा, मेरी गारंटी है, लेकिन वीडियो को बहुत आराम से देखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे परत दर परत बदलाव हो रहा, परिवर्तन हो रहा, वैसे प्रश्न हम बताएंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं। आइए जरा देखते हैं। अब डायरेक्टली हम चलते हैं विद्यार्थी ने कहा, आपसे पूछा जाएगा छंद के प्रकार। बहुत ध्यान से सुनना विद्यार्थीगण, आपसे पूछेगा छंद के प्रकार कितने होते हैं, तो आपको जवाब देना है 3। छंद के प्रकार कितने? जवाब देना है 3। पर विद्यार्थीगण दोस्तों, अगर ये पूछा जाए छंद के अंग कितने होते हैं, तो छंद के कितने अंग होते हैं दोस्तों? 7 अंग होते हैं। जी हाँ, कितने अंग होते हैं? 7 अंग होते हैं। छंद के प्रकार 3 होते हैं, अंग कितने होते हैं? 7 होते हैं। दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, फिर हम आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है क्या नहीं है। छंद के 3 प्रकार, छंद के 7 अंगों में से तमाम जो प्रश्न बनते हैं उस पर हम आपसी वार्तालाप करेंगे। आइए जरा देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। जी चल, आइए जरा देखते हैं क्या है क्या नहीं, कैसे पढ़ना है आपको, और बहुत आराम से पढ़ना है दोस्तों, कभी गलत नहीं करना है। जरा देखिए, अगर हम बात करें विद्यार्थी छंद के अंग की, तो छंद के जो अंग होते हैं, जी हाँ, हम बात करें छंद के अंग की, तो जो छंद के अंग होते हैं वो 7 कौन कौन से होते हैं? याद रखना विद्यार्थीगण, पहला होता है वर्ण,
दूसरा क्या होता है मात्रा, वर्ण मात्रा, विद्यार्थीगण वर्ण मात्रा, यति, चरण, गति, तुक और क्या होता है, गण होता है। जरा देखिए, ये छंद के अंग थे विद्यार्थीगण, बहुत मन सुनना, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अंग। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं दोस्तों, और कुछ डीप कंसेप्ट मिलेंगे जहां आप गलत करके चले आते हो। छंद का कौन सा अंग किस क्रम पे होता है, तो गलती मत करना, सबसे बड़ी गलतियां आप करते हो दोस्तों। आज आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की, तो मैंने ये क्रम से लिखा है। छंद के 7 अंग, पहला होता है वर्ण, दूसरा होता है मात्रा, तीसरा होता है यदि, चौथा होता है चरण, पांचवा होता है गति, छठा होता है तुक, अंतिम क्या होता है गण। लेकिन हमारे हिंदी भाषा भाषी के जो कुछ विद्वान साथी थे, उन्होंने इनका क्रम उलट फेर बताया। ये गण बताया 6वें नंबर पर, और जो तुक बताया 7वें नंबर पर, ये तुक 7वें नंबर पर। और बात सही है, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, यानी 7वें नंबर पर आपका होना चाहिए तुक, और 6ठे नंबर पर क्या होना चाहिए, गण होना चाहिए। ये सीरियल सही है, क्योंकि विद्यार्थी का याद रखना, अब आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, बहुत ध्यान सुना। आपसे पूछा जाएगा छंद के 7 अंगों में से पहला अंग कौन सा होता है, वर्ण होता है, अंतिम अंग कौन सा होता है, तुक होता है, केंद्रीय या मध्य का अंग कौन सा होता है विद्यार्थीगण, किसे माना जाता है, तो याद रखना हमेशा चरण को माना जाता है। इसके साथ साथ प्रश्न कैसे आएगा, ध्यान से सुनो। पहले इसके बारे में देखते हैं, वर्ण किसे कहा जाता है विद्यार्थीगण। ध्वनि को यदि हम लिखित माध्यम का रूप दे देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसका अपना कोई अर्थ नहीं होता, याद रखना, जिसका खंडन नहीं किया जा सकता। मात्रा क्या होती है विद्यार्थीगण, वर्णों का उच्चारण, यानी वर्णों को उच्चारण करने में जो समय लगता है उसी को मात्रा कहा जाता है, या स्वरों को उच्चारण करने में जो समय लगता है उसी को क्या कहा जाता है, मात्रा। पर याद रखना विद्यार्थीगण, हमारे हिंदी व्याकरण में मात्रा की संख्या कुल 10 होती है, मात्रा के प्रकार 3 होते हैं। लेकिन विद्यार्थीगण लिटरेचर में, साहित्य में जो छंद होता है ना, छंद में जो मात्रा के प्रकार होते हैं, जो मात्रा के प्रकार होते हैं वो 2 होते हैं, लघु और गुरु के रूप में। बहुत ध्यान से सुना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ दोस्तों, जहाँ हर पुस्तक साइलेंट होती है, लघु और गुरु के रूप में 2 मात्राएं होती हैं। लेकिन हिंदी व्याकरण में 1 मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक 3 मात्राएं होती हैं। यति, यति का मतलब होता है विद्यार्थी ने ठहराव, किसी काव्य, पंक्ति, दोहा, चौपाई को पढ़ते समय जहां थोड़ी देर हम ठहराव लेते हैं, थोड़ी देर विराम देते हैं, रुकते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, यति। चरण क्या है विद्यार्थीगण, चरण क्या है विद्यार्थीगण, जहां हमारा एक चरण पूरा होता है वही यति लगता है, जहां एक चरण पूरा होता है वही क्या लगता है, यति। अब ध्यान से सुनो, जैसे ये रहा, जैसे मैंने लिखा रघुपति राघव राजा राम, पतित बताओ सीताराम, या मैंने कहा रहीमन पानी राखिए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, रहीमन पानी राखिए, राखिए, बिन पानी सब सुन, यानी बिनु पानी सब सुन। विद्यार्थीगण जरा देखिए, जो मैंने यहाँ ऐसे किया ना अल्प विराम, इसी को यति कहा जाता है, इसी को यति। अब ये जहां यति लगा, इसके ठीक पूर्व वाली पंक्ति और उसके बाद वाली पंक्ति जो होती है ना, इसे क्या कहा जाता है, चरण, जो 2 भागों में डिवाइड कर देती है ये यति, इसी को क्या कहा जाता है, चरण। इधर वाली पंक्ति, इधर वाली पंक्ति हुई चरण, और ये जहां अलगाव की जैसे यति का प्रयोग हुआ अल्प विराम, इसी को क्या कहा जाता है, यति। अब आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं दोस्तों, आप गलत कर देते हो, आपसे पूछेगा छंद किसके किसके द्वारा विभक्त होता है, छंद छंद के कितने अंगों द्वारा विभक्त होता है, या छंद किसके किसके द्वारा विभक्त होता है। तो दोस्तों गलत मत करिएगा, हमेशा और हमेशा छंद जो होता है, छंद 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 यति, यति और चरण द्वारा विभक्त होता है, विभक्त होता है। बहुत ध्यान सुनिएगा, जो छंद होता है,
को यति और चरण द्वारा विभक्त होता है। जो छंद होता है, छंद के कितने अंगों द्वारा विभक्त होता है, तो ये कितने हो गए दोस्तों, एक ये हो गया, एक ये हो गया, टोटल कुल कितने हो गए। छंद कुल 2 अंगों द्वारा विभक्त होता है। छंद किसके किसके द्वारा विभक्त होता है, यति और चरण के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, यति और चरण भी आप समझ गए। गति किसी काव्य या पंक्ति को, दोहा चौपाई को जिस लय में हम पढ़ते हैं, ध्वनि का जहां उतार चढ़ाव होता है, उसी को क्या कहा जाता है, गति। आपसे पूछा जाएगा छंद का जीवन काल किसे कहा जाता है, तो दोस्तों तहलका बताओगे आप जितेंद्र क्लासेस के साथ जुड़े हो, इतना तो भरोसा रखना पड़ेगा, परेशान मत होइएगा। आपसे पूछा जाए छंद का जीवन काल किसे कहा जाता है, तो हम प्रश्न यहाँ लिख देते हैं, जितने प्रश्न आए हैं नए नए। छंद का जीवन काल किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो आप बताओगे छंद का जीवन काल किसे कहा जाता है। दोस्तों कभी गलत मत करना, गति प्रश्न आ जाए तो गलत मत करना, किसे, गति को। आइए तुक क्या है दोस्तों, तुक, तुकांत किसी काव्य या पंक्ति का, किसी काव्य या पंक्ति का जो अंतिम पद होता है, तो काव्य के पहले पंक्ति का अंतिम वर्ण, दूसरे पंक्ति का अंतिम वर्ण जहां समान हो, यानी किसी काव्य पंक्ति में जहां स्वर या व्यंजन की समानता हो, किसी काव्य पंक्ति के अंत में जहां स्वर या व्यंजन की समानता हो, उसी को क्या कहा जाता है, तुक कहा जाता है। अब प्रश्न ऐसे आएगा विद्यार्थीगण, किसी काव्य पंक्ति में जहां वर्णों की समानता पाई जाती है, किसी काव्य पंक्ति में, किसी काव्य पंक्ति के अंत में, याद रखना प्रश्न ऐसे आएगा, किसी काव्य पंक्ति के अंत में जहां वर्णों की समानता पाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है विद्यार्थीगण, उसे क्या कहा जाता है, तुक कहा जाता है। बात समझना, उसे क्या कहा जाता है, तुक कहा जाता है। फिर से सुनो, किसी काव्य या पंक्ति के अंत में स्वर या व्यंजन की जो समानता होती है, उसी को क्या कहा जाता है, तुक कहा जाता है। जैसे मैंने कहा रघुपति राघव राजा राम, राम में आया लास्ट में, फिर पतित पतावन सीता राम, फिर राम में आया है, माँ से माँ की, रा से रा की वर्णों की आवृत्ति हुई। तो वही कह रहा है जहां समानता हो, तुक होता है। विद्यार्थीगण आइए जरा देखते हैं गण के बारे में। गण का प्रयोग याद रखना मातृ छंद के अंतर्गत नहीं होता, इसका प्रयोग वर्णी छंद के अंतर्गत होता है, और 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। ध्यान से सुनना, मैंने कहा 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है, 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। और गणों की संख्या टोटल कितनी होती विद्यार्थीगण, 8 होती। गणों की संख्या कुल कितनी होती है, 8 होती है। इसका जो फार्मूला होता, सूत्र, यमाता राजभाने सलगा, क्या होता है, यमाता राजभाने सलगा। दोस्तों याद रखना, छंद आप अंगुली पे नचाओगे, लेकिन आपको ये पढ़ना पड़ेगा लास्ट तक। बहुत आसान है, जहां से प्रश्न बनेंगे, जैसे बनेंगे वैसे वैसे हम सवाल जवाब करते चलेंगे। तो याद रखना, छंद के ये 7 अंग होते हैं। कौन सा क्रम होता है, कैसे कैसे प्रश्न बने, मैंने बता दिया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो विद्यार्थीगण, फिर चलते हैं आगे। आइए हम बात करेंगे इसके आगे, जैसे चलेंगे दोस्तों जी। जो हमारे छंद के प्रकार होते हैं, वो छंद के प्रकार कितने होते हैं दोस्तों, आप जानते हो। और वो छंद के जो प्रकार होते हैं ना, बहुत आसान है। छंद के जो प्रकार होते हैं विद्यार्थीगण, 3 होते हैं। छंद के प्रकार कितने होते हैं, 3 होते हैं।
और याद रखना जो पहला हमारा छंद होता है, पहला जो छंद होता है दोस्तों वो होता है मात्रिक छंद, दूसरा होता है वर्णिक छंद और तीसरा होता है मुक्तक छंद। ऐसे रहेगा मुक्तक। एक बार इसकी सांस लो दोस्तों। जी हाँ, तो याद रखना विद्यार्थी अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगला वाला पार्ट आप तक जल्द पहुंचेगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखना हर कंसेप्ट वाइज बिंदु हिंदी ग्रामर का प्लेलिस्ट में पढ़ चुका है, आप एक बार जरूर पढ़िएगा दोस्तों। शुल्क देने के बाद भी शायद इतने अच्छे से आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, तो एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर देख के जाना, वीडियो भगा भगा के चाहे देख लेना। दोस्तों याद रखना मेरी ये गारंटी है, लोगों की तरह बढ़ के तो बात नहीं करता हूँ, पर एक बार पढ़ के जाओगे खुद वीडियो पढ़ने के बाद मजबूर हो जाओगे, मेरी ये गारंटी है। तो दोस्तों आज तक की मेरी कक्षा यही होगी, फिर नेक्स्ट दिन हम मिलेंगे यही पार्ट लेकर अगले वाले बिंदु के साथ। तब तक मित्रों जय हिंद जय भारत।